ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। और ये प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं और कंटिन्यूएशन में वीडियोस को बना रहे हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके प्लेलिस्ट को आप यूज करें, क्योंकि एक टॉपिक रिलेटेड होता है कमिंग टॉपिक से। ये बिल्कुल चेन के तरीके से है कि एक चेन आप ब्रेक करेंगे, अगली चेन आपको नहीं समझ में आएगी। तो आप लोग क्या करिए, चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से यूज करिए। पहला इसके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है, इसका ये दूसरा वीडियो है या तीसरा पार्ट है इसका। तो पहले उन दोनों पार्ट को खत्म करें, देन आप क्या करें, इसको कंटिन्यू करें, सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। तो हमने देखा था पिछले बार जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि हमने जो है पहला एप्लीकेशन इसका देख लिया था कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमको कन्वर्जन करना हो तो कैसे सिंपल और एफिशिएंट वे में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उसको क्या कर सकते थे, कन्वर्ट करते थे। देन हमने देखा था कि कैसे जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके कोई भी अगर हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन कर लिया है और हमें चेक करना है कि क्या मेरा डेरिवेशन सही है कि नहीं सही है, तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते थे। उसमें देखते थे कि जो है अगर एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होता था, होमोजेनिटी का मतलब एक समान था, अगर दोनों को डायमेंशन सही आता था तो हम लोग कह देते थे कि हमारा इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, हमारा इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, हमारा इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। और इसके हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। तो इसका हम लोग जो है लास्ट एप्लीकेशन आज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। तो वो जो है हमें क्या करना है, जो जिसका हम लोग काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, तीसरा जो था डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसे हम लोग रिलेशन डेवलप करेंगे, वो हमको क्या करना है, इससे जो है डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब सोचिए, पहला हमारा काम क्या आसान हुआ, तो पहले तो हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, दूसरा ये पता कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो हमने डेरिवेशन की है, जो हमने निकाली है, क्या वो एग्जैक्ट है, क्या वो सही है, वो भी पता कर सकते हैं। तीसरा, हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं, उन जो है किस तरीके से वो किस पावर से वो एक दूसरे से रिलेट होंगे, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस के नॉलेज से, डायमेंशनल एनालिसिस के जो है कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कैसे वो हम लोग देखते हैं। आप ये सोचिए कि केवल जो है, फॉर इंस्टेंस मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ रूट आ गया, अगर रूट को हम लोग हटाएंगे तो एल बाई जी पे क्या आएगा, पावर 1/2 आएगा। तो अभी सोचिए, एक बार अगर आप क्या कर रहे हैं, बार बार एक बार आपको पता चल गया कि जो टाइम पीरियड आप सिंपल पेंडुलम है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है। यल जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है किसका, स्ट्रिंग का, जहां से वो पिवट किया गया होता है, जहां से वो बांधा गया होता है, वहां से बॉब तक के लिए जो बॉब के मिड तक का, उसको क्या माना जाता है, इफेक्टिव लेंथ माना जाता है। और जी क्या है, ग्रेविटी ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये तो बहुत कॉमन था, ये पता करना है कि जो है अगर आप किसी तरीके से ये पता कर पाए कि जो किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो दो चीज पर डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है, अगर ये निकालना हो तो आप क्या करें, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर लें, डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को क्या करें, यूज कर लें और उसको क्या करें, डिड्यूस कर लें। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। द मेथड ऑफ डायमेंशंस, जो डायमेंशन के मेथड हैं, जो डायमेंशन का आइडिया है, जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, कैन बी समटाइम्स बी यूज टू डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। For this, we should know the dependence of physical quantity on other quantities. मैंने बताया नहीं कि कैसे, अगर आपको पता चल जाए कि जो टाइम पीरियड है वो इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, या फिर फोर्स जो है वो मास पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है।
इतना तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन निकालने के लिए, किन किन ये बहुत कॉमन सेंस से भी हमको पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ों में। अभी फॉर पोटेंशियल एनर्जी की ले लीजिए, आप किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो, एक बेड ऑफ सैंड लेते हो, ठीक है, उसको आप क्या कर दो, थोड़ा वेटी कर दो, थोड़ा गीला कर दो, तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं आप उसको उठाइए, उसको क्या करिए, आप उसको उठाते हैं तो क्या करते हैं, जब उसको नीचे गिराते हैं तो देखेंगे एक डिप्रेशन बनेगा बेड ऑफ सैंड में, ठीक है, उसको और ऊपर उठाइए, फिर गिराइए, अब देखेंगे आप क्या है उसके बगल में वापस से गिराइए, आप देखेंगे क्या है, ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन अब बन रहा है पहले के कंपेरिजन में। तो यहाँ तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने हाइट पे उठाया गया उसको, इस पे तो डिपेंड कर ही रहा है। और जी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि वो क्या है, अर्थ पे है, तो वो तो जी पे डिपेंड करना ही करना है, क्योंकि जब वो एक्सीलरेट होगा नीचे की तरफ गिरेगा तो एक्सीलरेट होगा, किससे एक्सीलरेट होगा, जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मान लीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग, वही जो मास था, अभी मान लीजिए आपने 5 kg का मास लिया था, तो अभी क्या करेंगे, 10 kg का मास लेंगे और उसी हाइट से गिराएंगे जिस हाइट से पहले केस में गिराए थे, तो क्या करें, देखेंगे वो डिप्रेशन पहले के कंपेरिजन में ज्यादा बड़ा हो गया, पहले दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं। फिर थोड़ा और ऊपर उठाइए, जितना सेकंड में उठाए थे आपने उतना ही उठाएंगे और वापस से 10 kg वाले को गिराएंगे उतने हाइट से जितना 5 kg वाले गिराए थे, आप देखेंगे बहुत जो उससे कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा बड़ा डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो मास पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के, थोड़े प्रैक्टिकल्स करके, थोड़ा जो है ध्यान देके अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने की कोशिश करें, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम देंगे तो वो समझ में आ जाता है। अगर एक बार ये पता चल जाए तो ये डायमेंशनल जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यूज करेंगे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी पे तक डिपेंड कर रहा हो, तो उसी को क्या कर सकता है, डिड्यूस कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है, आप रिलेशन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। 3 भी फिजिकल क्वांटिटी कम थोड़ी ना है। जनरली कोई भी फॉर्मूला अगर मैं पूछ लूँ, पोटेंशियल एनर्जी का पूछूं, आप कहेंगे mgh, 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूँ, हाफ mv², फोर्स की बात करूँ, ये मास इनटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम की बात करूँ तो p इक्वल टू m इनटू v। मतलब मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले जो हैं ये 2 से 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। उनको इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो ये कितना आसान बनाने वाला है हमारे काम को। हाँ, जो है लगभग लगभग अगर हम बात करें, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में आ जाए, तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आई एल बी साइन थीटा, तो वहाँ पे आई पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं जो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, हम लोग यंग मॉडुलस हो गए, इन सब में जो है ज़रूरत पड़ती है। लेकिन तब भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है काफ़ी हद तक अपने काम को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना हमें पड़ेगा वो देखते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये सी बात है कि कोई भी सिंपल पेंडुलम अगर अर्थ पे आप ले रहे हैं, कुछ इस तरीके का होगा। वो चीजें, ये क्या हो गया आपका, सिंपल पेंडुलम हो गया। यहाँ से आपने इसको क्या किया, अब अर्थ पे हो रहा था बेटा, ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, यहाँ पे एक्सट्रीम पे पहुंच गया, क्या हो गया, एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो है इसका जो है एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अब देखो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या बोलते हैं, यहाँ से जो है जहाँ से टाई किया गया है, ये जो यहाँ तक इसकी लेंथ होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। इसके इफेक्टिव लेंथ यल बोलते हैं। और जी की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं 9.8 ms-2, या लगभग ये किसके बराबर हो जाता है, 10 ms-2 के बराबर हो जाता है। अब पढ़ते हैं, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब, एक बॉब है, इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को बॉब बोलते हैं। बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से इसको क्या किया गया, अटैच किया गया, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि क्या कर रहा है, ग्रेविटी तो
पूरे टेरेस्ट्रियल में कॉमन है, तो ग्रेविटी में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में करेगा। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, ऑसिलेशन को अगर हमें समझना है तो इस तरीके से आप देखिए कब इसको ऑसिलेशन बोलेंगे। ऑसिलेशन का डेफिनेशन होता है कि किसी भी मीन पोजीशन के, ऑसिलेशन का डेफिनेशन जो होता है, इसका पहला मीन पोजीशन क्या है, ये इसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है बेटा, नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट है रेस्ट का, जिसपे वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके, वहां पे उसके एनर्जी का डिसिपेशन ना हो रहा हो, ये क्या होता है इसका मीन पोजीशन। अगर ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है, इसका मीन पोजीशन हो गया, तो जो है ऑसिलेशन क्या होगा, ऑसिलेशन की मीन पोजीशन के आजू बाजू में जो जिस तरीके का मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑसिलेशन बोलेंगे। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस होता है, ऑसिलेशन क्या है, बहुत धीरे, बहुत स्लो। मीन पोजीशन की, ये मेरा हाथ है, अगर ये मीन पोजीशन है, इसके ऊपर बहुत धीरे धीरे अगर मोशन कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। ये मेरा हेड है, ये इसका क्या है, पिवट पॉइंट है, अगर इसके इधर और इधर ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। लेकिन अगर क्या करेंगे, बहुत तेजी के साथ इसको तेजी से हम लोग क्या करें तो इसको क्या बोलेंगे, हम वाइब्रेशन बोलेंगे। तो वन ऑसिलेशन कब बोला जाएगा, तो जब जो है दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर ये मीन पोजीशन से क्या करे, ये स्ट्रीम पे जाए, और स्ट्रीम से वापस से ये क्या करे, दूसरे एक्सट्रीम पे जाए, और ये वापस से वहीं पे आ जाए, जहां से चला वहीं पे अगर ये वापस आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन, उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन बोलेंगे। या फिर इसी को दूसरे तरीके से कहा जाता है, किसी एंड से ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ एंड से ये स्टार्ट करे, ये वापस से इसी एंड पे आ जाए, तो भी हम क्या कहेंगे, इसको वन ऑसिलेशन कहेंगे। यहीं से इसने स्टार्ट किया और यहीं पे ये आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन बोलेंगे। अगर इधर से स्टार्ट कर रहा है तो इधर से यहाँ चले और यहाँ से वापस आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, हम वन ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक है, वन ऑसिलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे भी वही बात हुई, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये दोनों अगर मिला दो तो वापस से वही बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। इसी में जो लगने वाला टाइम है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। तो वही कह रहा है, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ, खुद ही कह रहा है, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। मास ऑफ द बॉब, जो यहाँ पे बॉब आपने लिया है इसके मास पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका बॉब था, इसके मास पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तीन चीज पे दे दिया, डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड के लिए साथ, अगर टाइम पीरियड टी लग रहा था, इसके लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के मेथड का यूज करके आपको क्या करना है, इसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अगर जब भी आपको क्या करना है कि उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो जिन क्वांटिटीज पे वो डिपेंड कर रहा है तो उसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट टाइप रिलेशन के साथ। हमेशा उसको मल्टीप्लीकेशन में आपको लिखना पड़ेगा, हमेशा उसको क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन में लिखिए। द डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड टी ऑन द क्वांटिटीज एल जी एंड एम एज अ प्रोडक्ट में बी रिटन एज, इनका हमेशा क्या करना है, आपको प्रोडक्ट में लिखना है। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट में आप लिखेंगे इनको, जहाँ पे यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया हुआ है, अब सबके जो है डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, तो हम क्या किया, हमने यहाँ पे क्या करेंगे, टी जो है टाइम पीरियड वो है, उसकी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, वो हमने देख ही दिया, और मास पे डिपेंड कर रहा है। अब इनकी किन पावर पे डिपेंड कर रहा है उसको भी हमें निकालना होगा, तो हमने क्या कह दिया, एक्स वाई जेड के लिए, अभी के लिए क्या कह दिया हमने, एक्स वाई जेड बोल दिया। जैसे ही टाइम पीरियड हम लोग हटाते हैं, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एल की पावर क्या हो गया, एक्स हो गया, जी की पावर क्या हो गया, वाई हो गया, और एम की पावर क्या हो गया, यहाँ पे जेड हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोनों तरफ, चूंकि ये मेथड किससे हम लोग डिराइव कर रहे हैं, तो डायमेंशन, वापस से डायमेंशन लिखते हैं, दोनों तरफ के डायमेंशन लिखते हैं। एलएचएस के डायमेंशन अगर लिखें तो ये क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। टाइम का डायमेंशन टी से ही लिखेंगे तो दोनों तरफ का डायमेंशन लिख देते हैं। अगर डायमेंशन लिखेंगे एलएचएस का तो एम की पावर 0, एल की पावर 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। टी केवल टाइम है, इसमें एम 0 एल 0 है, तो दूसरी तरफ का सबका डायमेंशन लिखते हैं। वापस से अगर जो है हम यहाँ एल का डायमेंशन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, केवल लेंथ आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो इसके साथ में क्या हो गया, एक्स हो गया। अब दूसरा क्या है, ग्रेविटेशन, एल टी माइनस क्या होता है, एल टी माइनस 2 होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। मास का क्या होता है, मास तो हम लोग किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, तो इसके पावर क्या हो गया, जेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो सिमिलर क्वांटिटीज है उन सबको अगेन से ऐड कर लेते हैं। यम
कोई यम ही रहने दिया, यम की पावर जेड है, जेड ही आ गया। यहाँ देखो यल है, यहाँ पे यल है, तो ये क्या हो जाएगा, यल की पावर एक्स प्लस वाई। क्या आ गया, यम की पावर जेड ही है, यल की पावर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, और यहाँ पे टी की पावर कितना आ गया, माइनस 2c 2y, सॉरी, एक्स की पावर क्या आ गया, माइनस 2y आ गया। और इधर क्या है, एम जीरो यल जीरो टी की पावर 1। अब हम क्या करें, दोनों तरफ कंपेयर कर लें पावर को, मास का मास के साथ कर लें। तो यहाँ पे देखिए मास जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जो जेड की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से जो जेड की वैल्यू आपको मिली, क्या मिल गई, 0 मिल गई। उसके बाद x प्लस वाई की वैल्यू जो आपको मिली वो मिल गई आपकी, अगेन 0 मिल गई। और यहाँ पे -2y की वैल्यू जो मिली है वो किसके बराबर मिली है, 1 के बराबर मिली है। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर लें, -2y किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमको इजिली y की जेड की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2। जैसे ही हमको y की वैल्यू मिल गई, इसको क्या रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं। तो x की वैल्यू x -1/2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गया। अब क्या हमको मिल गया, x y और z की वैल्यू मिल गई, तो उठा के क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये हमारा इक्वेशन था जिसपे वो डिपेंड करता था। तो क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा t = k यल की पावर x। x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/2, x की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 1/2। उसके बाद क्या है, हमारा g है, y की वैल्यू क्या आई हमारे, 0y है, और हमारे पास लास्ट में मास है, नहीं y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू -1/2 आई है, -1/2 आई है। उसके बाद मास की वैल्यू जो है ये क्या आई है, जेड की वैल्यू 0 हमने रख दी। किसी की पावर 0 हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो टी का जो फॉर्मूला हमारा है, टी = k यल की पावर 1/2, साथ में इसके क्या आ गया, जी की पावर -1/2। आगे देखते हैं। तो T = k यल की पावर 1/2 है, यल की पावर 1/2 है। माइनस को जब भी नीचे ले जाता है बेटा, वो जी की पावर 1/2 कहाँ चला जाएगा, माइनस है तो डिनोमिनेटर में। फॉर इंस्टेंस अगर कहीं पे 10 की पावर -1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो T = k लिख दिया हमने, और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, √L/g। और यही हम लोग जो है, देखिए कुछ ना कुछ हद तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारा इक्वेशन T = 2√L/g होता है। हाँ जो है इसमें k की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही मैं कह रहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो वही कौन सी लिमिटेशंस हो गई, यही वाली लिमिटेशंस हो गई कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला k था, इसकी वैल्यू नहीं वो फाइंड आउट कर सकता। यही k की वैल्यू क्या आती है, 2π आती है। कैसे आती है, बाई एक्सपेरिमेंट करके k की वैल्यू हमें कैसे मिल जाती है, 1/2π मिल जाती है। ये मिल जाती है तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा 2π√। अब देखिए हमें इतना तो जरूर पता चल गया कि मास पे नहीं डिपेंड करने वाला है, बॉब के मास पे जो है टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करने वाला। किन चीज पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके जो है बहुत सारे रिलेशंस हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, चलो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो है एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या उसमें रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, थोड़ी देर पहले हमने आपको एक एग्जांपल दे रखा था कि कैसे जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मान लीजिए आपको किसके लिए निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, फाइंड फार्मूला निकालना है, फार्मूला डिराइव करना है। और हमको पता है कि अभी भी हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मास पे करती है
पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करती है मास पे करती है, हाइट पे करती है, और किस पे करती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करती है। अब अगर डायमेंशनल का फॉर्मूला लगाएं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को फॉर इंस्टेंस मैं जो है यू से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर यू से मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिन जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा हूँ, मास पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख दिया, कितने हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले गया, एच पे मैंने एच साथ में लिख दिया, और जी पे डिपेंड करता है। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मास, हाइट और जी। क्योंकि ये डायमेंशनल ग्राउंड पे हमको करना है तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो एल एच एस का एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू होता है। हमने क्या लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी का, इधर के लिखा, एक्स वाई जेड लिखना मत भूलिएगा यहाँ पे। इधर लिख देते हैं मास का क्या होता है, मास ही होता है एक्स, हाइट का क्या होता है एल वाई, जी का क्या होता है एल टी माइनस टू। अब सिमिलर वाले को ऐड कर लेते हैं। देखो मास के साथ कुछ नहीं तो मास क्या रहेगा, मास के साथ मास ही रहेगा। एल के साथ में बेटा यहाँ पे आ जाएगा जेड है तो यहाँ पे वाई प्लस जेड, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एल के साथ में वाई प्लस जेड आ गया। लास्ट में अगर हम लोग देखें टी बचा, टी की पावर क्या आएगा माइनस टू जेड। अब दोनों को कंपेयर कर लें, एल एच एस आर एच एस को कंपेयर कर लें, एल एच एस आर एच एस को कंपेयर करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आने वाली मास के साथ मास हुआ तो क्या गया, वन आ गया। और जो y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास आई, y प्लस जेड की वैल्यू जो आई वो कितने के बराबर आई, टू के लेंथ पे था। और जो z की वैल्यू आएगी माइनस टू जेड इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए z की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी, x की मिल गई है, z की वैल्यू जैसे मिलते ही यहाँ पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। z यहीं पे रहने देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो z इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस टू अपॉन माइनस टू, ये कैंसिल होकर कितना आ गया, वन आ गया। z की वैल्यू मिल गई, जैसे z की वैल्यू मिली हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना आया है, टू, और y प्लस जेड की वैल्यू का इतना आई है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, वन। हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है, वन है, y की वैल्यू कितनी है, वन है, z की वैल्यू भी कितनी, वन है। तो हमारा जो डिपेंड करेगा u इक्वल टू के, इसमें रख देते हैं, m की पावर क्या आ गया, वन आ गया, y की पावर क्या, h की पावर कितना आ गया, वन आ गया, और g की पावर कितना आ गया, n। अब देखो यहाँ से u की वैल्यू आएगी के एम जी एच, ठीक है, के एम जी एच आ गया। y की जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला है एम जी एच, हम लोगों ने नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एम जी एच होता है। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, ये क्या गया एम जी एच, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला की लिमिटेशंस हैं। तो इसका क्या हो गया, तो k की वैल्यू बाई एक्सपेरिमेंट जो हम लोग निकालते हैं तो k की वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। लेकिन कैसे आती है, बाई एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट हम ऐसा सेटअप करके इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो u इक्वल टू क्या आ गया, एम जी साथ में एच, यही तो फॉर्मूला था। तो देखिए तीन फिजिकल क्वांटिटी तक आप क्या कर सकते हैं इजीली, जो है क्या उनमें रिलेशन है, क्या उनके पावर होने वाले हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करिएगा, आपको तमाम फॉर्मूले पता होंगे क्लास 8 9 से 10 से, तो आप क्या करिए धीरे धीरे ये डायमेंशनल एनालिसिस सभी पे लगाइए। इसके जो है जनरल एप्लीकेशन करके देखिए, बहुत सारे फॉर्मूलों पे लगाइए और डिराइव करके देखिए कि क्या ये जो कह रहे हैं केवल कांस्टेंट की ही वैल्यू नहीं आ रही, बाकी सबकी वैल्यू 90% तो फॉर्मूला आपको मिल ही जाता है, केवल को कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलती है। तो जरा आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके 2-4 डेरिवेशन तो करिए इससे, तो आपको समझ में आएगा कि जो पढ़ाया गया वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब लास्ट जो है इसमें जो है लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हर चीज के अपने एडवांटेज होते हैं, हर चीज के अपने डिसएडवांटेज होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। पहला देखते हैं, dimensional analysis is very useful in deducing the relation among the independent physical quantities. However, dimensionless constant cannot be obtained by this method. क्या कर सकते हैं, ये जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में तो रिलेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आते हैं, मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था,
तो जो कांस्टेंट आते हैं उसकी वैल्यू इसके साथ निकालने में प्रॉब्लम है। ये इसकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हो गई, और इसको आपने पिछले एप्लीकेशन में देखा भी था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी मैं वैसे बता चुका हूँ कि जो है ये भी आने वाला था, और कई सारे एग्जांपल मैंने लिखे। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। आप डायमेंशनल फार्मूला देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पे हम किसकी, ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम जो है वर्क की बात कर रहे हैं कि हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी में भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में बात कर रहे हैं, तो ये नहीं निकाल सकते। कैसे, इसको जरा देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहीं पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होती है, टाइम। अब जरा इनके दोनों के डायमेंशन निकालें। स्पीड को हमने एस से लिख दिया, ये क्या आ गया, डिस्टेंस एल अपॉन, इसका डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस 1 आ गया। वेलोसिटी का जरा निकालते हैं। वेलोसिटी को मैंने v से डिनोट कर दिया, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, डायमेंशन टाइम का टी। अब केवल अगर यही लिखा हो, ये केवल ट्रू नेचर बताता है कि किन किन जो फिजिकल क्वांटिटीज पे डायमेंशन जो है, किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे कोई भी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, वो केवल यही बताता है। यही नहीं, अभी देखो अगर कहीं पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो सभी जो है, मान लीजिए स्पीड को तो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी जो है, अगर कहीं पे डिस्टेंस लिखा है और दूसरी जगह कहीं डिस्प्लेसमेंट लिखा है, कहीं पे हाइट लिखा है, कहीं पे विड्थ लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, आप क्या कर सकते हैं, सबके डायमेंशन एक ही हैं। इनमें तो आप वैसे भी अंतर नहीं बता, मान लीजिए इसमें तो कोई अंतर है भी नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें तो मान लीजिए सब कुछ एक तरीके से लेंथ ही है। अब एक और देख लेते हैं लास्ट, इसमें हमने क्या ले लिया, एनर्जी ले लिया, एनर्जी ले लिया एक तरफ क्या ले लिया, हमने ले लिया वर्क ले लिया, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अब इनके डायमेंशन चाहिए, डब्ल्यू का डायमेंशन लगाया आपने, फोर्स का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, डिस्प्लेसमेंट का चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगाया। वही एनर्जी कुछ भी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालना है हमको, तो क्या हो गया, एम जी एच हो गया, ठीक है। और साथ में भी काइनेटिक एनर्जी का भी साथ में ही कंपेयर कर लेते हैं। यहीं पे हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ले लिया, यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। अब जरा डायमेंशन लिखें। पोटेंशियल एनर्जी को मैं जनरली डिनोट करता हूँ यू से, तो क्या हो गया, यहाँ पे एम इसका डायमेंशन लिखा है, जी का डायमेंशन लिखा है, एच का डायमेंशन लिखा है। काइनेटिक एनर्जी को मैं के से डिनोट करता हूँ, के से डिनोट कर देता हूँ। तो इसका डायमेंशन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, एम का डायमेंशन लिख दिया, भी का डायमेंशन लिख दिया, साथ में इसका स्क्वायर लिख दिया। अब जरा इसका देखें, डायमेंशन निकालना है ना, हाँ डायमेंशन। अब एम का तो एम ही होता है, जी का क्या होता है, एल टी माइनस टू, एच का क्या होता है, एल ही होता है, ये लिख दिया आपने। ये डायमेंशन लेस है, उसका कुछ नहीं होगा। तो ये मास का क्या हो जाएगा, तो मास का तो मास ही डायमेंशन है, एल टी माइनस 1 हो गया। इसके बाद क्या है, इसमें 2 लगा दिया। अब इसका आगे देखते हैं, यहाँ निकालते हैं। तो अगर इसको निकालने बेटा क्या आ जाएगा, यल से यल मल्टीप्लाई 2 हो गया, यम यल टू टी माइनस 2 आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। इसका निकाल के दिखाते हैं, जैसे ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, यम यल टू टी माइनस 2 आ गया। अगेन यहाँ पे वर्क का निकाल के दिखाते, फोर्स का क्या था, यम यल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, यल होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यम यल टू टी माइनस 2। अब जरा इन तीनों में डिफरेंस बताइए। अगर तीनों डायमेंशन दिया तो आप नहीं बता सकते कि वर्क का है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का है। तो इट डज नॉट डिस्टिंग्विश, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। इसके नेक्स्ट लिमिटेशन को देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे द मेथड ऑफ डायमेंशन, द मेथड ऑफ डायमेंशन can only test the dimension validity but not exact relationship between the physical quantity in any equation। ये तो हम लोगों ने इसको पहले भी देखा है कि ये क्या कर सकता है कि द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशन वैलिडिटी, ये केवल डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करता है बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इन एनी इक्वेशन। मैंने अभी जो है टाइम पीरियड के लिए और पोटेंशियल एनर्जी दो के लिए फॉर्मूला निकाला था डायमेंशनल एनालिसिस करके, दोनों में देखा था हम कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं बता पा रहे थे। अब मान लीजिए वहां तो हमको सम एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता, वहां 2 पाई आया और ये पोटेंशियल एनर्जी वाले में के की वैल्यू 1 आ जाती, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती, तो हमने रख दिया, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो नहीं बता पाएगा ना। अभी फॉर इंस्टेंस अभी जैसे देखिए अगर डायमेंशनल यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यस इज इक्वल टू आपने ले लिया, यस क्या कुछ भी ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं पहले, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अगर इधर का लिखे तो ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया यल, इसका लिखेंगे तो यल टी माइनस वन इनिशियल एनर्जी है, टाइम के साथ टाइम लिख दिया आपने, प्लस हाफ ए टी की जगह क्या लिख दिया, यल टी माइनस टू लिख दिया, टाइम की जगह यहाँ क्या लिख दिया आपने, टी का स्क्वायर लिख दिया। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये यल का डायमेंशन आया था, यहाँ से देखो टी से टी कैंसिल होगा, माइनस में है प्लस में है, टी से टी कैंसिल हुआ, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं, तो यहाँ पे यल प्लस, ये क्या बता रहा है, केवल ओनली क्या कर रहा है, डायमेंशनल वैलिडिटी टेस्ट कर रहा है कि हाँ ये जो है यहाँ तक जो है हमारा मामला, यहाँ तक इक्वेशन हमारा क्या है, सही है। लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन बता पाना थोड़ा सा इसके लिए क्या होता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू वाले में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से। तो पहला एप्लीकेशन देखा था, दूसरा एप्लीकेशन देखा था, तीसरा एप्लीकेशन देखा, और उनके कई सारे हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए, कई सारे न्यूमेरिकल से भी हम लोगों ने क्या समझा। तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस या टॉपिक द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। इसके बाद जो नया वीडियो आएगा, कमिंग वीडियो, बस एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, कैसे किसी मेजरमेंट में कितने डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कितने डिजिट को हमने एक्यूरेटली मेजर किया है, प्रिसाइजली मेजर किया है, उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ मैंने जानबूझ के दो टर्म यूज किया, एक्यूरेटली और प्रिसाइजली। ये दोनों जो टर्म है एक्यूरेटली और प्रिसाइजली, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जनरली हम लोग कॉमन लाइफ में तो बहुत जनरली इसको यूज कर लेते हैं, एक्यूरेट और प्रिसाइज को सेम ही टर्म में यूज कर लेते हैं, लेकिन जो है जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो देखेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्यूरेसी और प्रिसीजन किस तरीके से अलग होता है, किस तरीके से प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, और एक्यूरेसी जो होती है वो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की, उसके कितना करीब है उसको कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। नए वीडियो में हम आप लोगों को वापस से मिलेंगे और आपका स्वागत करेंगे।